साथियों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप जो है जिस कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं और आप एक छोटे निवेशक हैं, तो आप कंपनी की मैनेजमेंट पर किस तरह से निगाह रखें, उसकी किस तरह से जांच पड़ताल करें। साथियों, होता ये है कि छोटी छोटी कंपनियों में प्रमोटर्स का स्टेक जो है मेजॉरिटी में होता है और इस वजह से उनका उस कंपनी पर एक तरह से पूरा नियंत्रण रहता है। सेबी जरूर अपनी तरफ से अधिकतर उपाय करती है कि कंपनी के वित्तीय लेन देन और वित्तीय बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब बातों में कोई किसी भी प्रकार का स्कैम न हो। लेकिन साथियों, ऐसी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर्स का स्टेक बड़ी मात्रा में होता है, मेजॉरिटी में होता है, और वहां पर ऐसी बात की संभावना हो सकती है कि वहां एक तरह का घोटाला हो। और साथियों, ऐसी कंपनी में यदि आप निवेश करते हैं तो आप ये समझिए कि आपका निवेश हमेशा जोखिम में रहता है। लेकिन साथियों, आम निवेशक, जो छोटा निवेशक है, उसे इस बात की समझ नहीं होती और जो कंपनी के जो फाइनल अकाउंट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, दूसरे दस्तावेजों से इसकी तस्दीक, इसकी जांच आसानी से नहीं हो पाती। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भविष्य में ऐसे कई घोटाले हुए हैं जिसमें निवेशकों का पैसा लगभग बर्बाद सा हो गया है। आज हम इस बात को, एक समय एक आईटी कंपनी थी सत्यम, उस घोटाले से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह भी एक तरह का घोटाला था, सत्यम घोटाला, जो भारत का एक कारपोरेट घोटाला था जो ईयर 2009 में सामने आया था। सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष रामलिंग राजू ने 2009 में अपने आप स्वीकार किया था कि इस कंपनी के खातों में झूठी प्रविष्टियां की गई थी। इस सत्यम कंप्यूटर की स्थापना 1987 में हुई थी और 1992 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई और इसके बाद ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हुई। साथियों, उस समय जब कंपनी घोटाले में फंसी तब वो लगभग 66 देशों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ था और इसमें करीब 53,000 कर्मचारी काम करते थे। आप ये बाहर से अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि ऐसी कंपनी में भी घोटाला हो सकता था। रामलिंग राजू 7 जनवरी 2009 तक इस सत्यम कंप्यूटर्स के चेयरमैन भी बने रहे। सत्यम घोटाला जो है उसको देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट का घोटाला, ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। साथियों, सेबी को भेजे अपने पत्र में राजू ने लिखा था कि सालों से कंपनी की माली हालत खराब चल रही थी। बाजार में हैसियत बनाए रखने के लिए कंपनी को लाभ में दिखाया गया था और इसके लिए कंपनी के खातों में हेरफेर भी की गई थी। साथियों, हुआ यह था कि सत्यम में जितना प्रॉफिट मार्जिन दिखाया जा रहा था उतना था ही नहीं। प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3% था, यानी 3% था, और दिखाया जा रहा था 26%। ये सब किया जा रहा था। फर्जी बिल बनाकर कंपनी के बिलों को 2 तरीके से बनाया जाता था। एक टाइप के बिल पर एच मार्क रहता था, एच यानी हाइड, मतलब जो बिल छुपाने के लिए होते थे, और दूसरे टाइप के बिल पर मार्क रहता था यस, यस माने सी, यानी ऐसे बिल जो दिखाए जा सकते थे। एच मार्क वाले ऐसे बिलों की संख्या तकरीबन 7,000 थी और कीमत करीब 5,100 करोड़ रुपए।
साथियों, ये भी जानकारी में आया था कि ऐसे बिल भी रोज नहीं बनाए जाते थे, बल्कि तीसरे, छठे, 9वें या 12वें महीने की एक खास तारीख को सीबीआई ने जब कंपनी के कर्मचारियों को स्वाइप कार्ड की डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि करीब 1 दर्जन लोग ऐसे थे जो काम खत्म होने के बाद ये हेराफेरी किया करते थे। जब भी कंपनी के तिमाही, छमाही या वार्षिक रिजल्ट आने वाले होते थे, उससे कुछ दिन पहले फर्जी यानी एच मार्क वाले बिलों को बैलेंस शीट में जोड़ दिया जाता था ताकि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखे। ये काम बहुत पहले से चल रहा था। अब साथियों, यहां पर एक सवाल और आता है कि रामलिंग ऐसा क्यों कर रहे थे। साथियों, तनख्वाह तो उसको सीमित ही मिलनी थी। फिर दरअसल खेल स्टॉक मार्केट का था। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता तो लोग और इन्वेस्ट करते और सत्यम के शेयर में खूब उछाल आता। शुरुआत में रामलिंग राजू कंपनी में 16% का भागीदार था। शेयर की कीमत बढ़ी तो वो अपने हिस्से के शेयर धीरे धीरे बेचता रहा। जनता, हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर थे, वो समझते रहे कि फायदे का सौदा है। अंदर की बात तो ये थी कि सिर्फ राजू और उसके करीबियों को मालूम थी। राजू के परिवार के लोग कंपनी के प्रमोटर थे। वो भी अपने शेयर बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे थे। साथियों, अंतिम दिनों तक रामलिंग की इस कंपनी में हिस्सेदारी सिर्फ 3% रह गई थी। बाकी सारे शेयर उसने बेच डाले थे और इन पैसों को उसने अपनी रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट किया था। साथियों, रामलिंग राजू ने प्लान यह भी बनाया था कि मेटास नाम की एक उसकी कंपनी थी, उसका विलय सत्यम में कर दिया जाए। इससे होता यह कि घाटे में चल रही ये रियल एस्टेट कंपनी से वो छुटकारा पा लेता और इस मेटास कंपनी की कीमत लगभग 7,000 करोड़ बताकर उस रकम को दोबारा बैलेंस शीट में डाल देता। साथियों, अगर रामलिंग की यह तरकीब काम आ जाती तो किसी को पता भी नहीं चलता और 7,000 करोड़ का और भी हेरफेर होता। 22 जनवरी 2019 को सीआईडी ने अदालत को बताया कि सत्यम में कुल 40,000 कर्मचारी काम करते थे। कंपनी ने इन्हीं कर्मचारियों की संख्या को 53,000 बताया। राजू इन 13,000 कर्मचारियों के वेतन के रूप में हर महीने लगभग 20 करोड़ रुपए विड्रॉ करता था, अर्थात अपने पास रख लेता था। राजू ने निवेशकों के पैसों को बिना निवेशकों को जानकारी दिए अपने बेटों के नाम पर बनाई कंपनी मायता इंफ्रा और मायता प्रॉपर्टीज में डाइवर्ट भी किया था। सेबी के मुताबिक फर्जीवाड़े के जरिए 6,000 करोड़ निवेशकों को सत्यम के कर्ता धर्ताओं ने लगभग 7,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। यह ऐसा फ्रॉड था जो एक दिन में नहीं हो सकता था। ये लंबे समय से चला आ रहा था क्योंकि रामलिंग राजू ने अपने ऑडिटरों की मदद से इसे किया था। रामलिंग ने प्लान बनाया कि मेटास का विलय सत्यम में कर दिया जाए, लेकिन साथियों ये हो नहीं पाया। पूरा खेल 8 साल से चल रहा था। लाजमी था कि इंटरनल ऑडिटर भी मिले हुए थे। साथियों, अंत में बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण कर लिया। जुलाई 2009 में सत्यम का नाम महिंद्रा सत्यम हो गया। 21 मार्च 2012 को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने इस अधिग्रहण को मंजूरी के बाद महिंद्रा सत्यम का विलय टेक महिंद्रा में कर दिया गया। साथियों, इतनी कहानी आपको बतलाने समझाने का मेरा मतलब यही था कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाएं, आप पूरी तरह से एतबार कर लें कि उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और ऐसी आपको कोई भी संभावना नहीं लगती है कि जो प्रमोटर्स हैं जिनके पास मेजॉरिटी स्टेक है वो किसी भी प्रकार का खातों में, उसके अंतिम लेखों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा करके निवेशकों को, आपके जैसे निवेशकों को चूना न लगा सकें। साथियों, अगर आप बहुत ही छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, मैं फिर से कहता हूं कि ऐसी छोटी कंपनियों में
यदि प्रमोटर्स का स्टेक मेजॉरिटी में है तो सत्यम जैसे घोटाले की संभावना सदैव बनी रहती है। इसलिए साथियों, आप पूरे एतबार के साथ अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, लीडर कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, ऐसी मजबूत और दिग्गज कंपनियों में निवेश करें जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। इससे होगा ये कि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित हाथों में रहेगा। साथियों, ऐसे घोटालों से आप सबक लें, शिक्षा लें और इस गलती को बार बार न दोहराएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।